गुलमोहर विला एकदम वीरान खड़ा था, एक हवा वाली पहाड़ी के ऊपर। पुराने बरगद के पेड़, जिनकी जड़ें पुराने सांपों जैसी थीं, उसके टूटे फूटे चेहरे की पहरेदारी करते थे। आसपास के लोग उसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वो खाली कमरों में नाचते सायों की बात करते थे। वो अचानक ठंडी जगहों के बारे में बताते थे, जो गर्मियों की दोपहर में भी आ जाती थी। सूरज डूबने के बाद कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। विला में एक उदासी छाई रहती थी, एक भारी खामोशी जो सारी आवाजें निगल जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं, जो दुनिया को घूरती रहती थी। उसकी दीवारें वक्त और बारिश से दागदार अनगिनत राज छुपाए हुए लगती थी। पेंट धूप से जली चमड़ी की तरह उखड़ रहा था, जिसके नीचे काले पत्थर दिख रहे थे। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा, जो कभी शान की निशानी था, अब जंग लगे कब्जों पर झुका हुआ था। हवा के हर झोंके के साथ वो कराहता था, एक दर्द भरी आवाज जो पूरी वादी में गूंजती थी। बच्चों को एक सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां सुनाई जाती थी। कहते थे वो गलियारों में घूमती रहती है, हमेशा अपनी खोई हुई चीज ढूंढती रहती है। विला दुख भरी यादों की जगह थी। गुलमोहर विला के आसपास हवा हमेशा थोड़ी ज्यादा ठंडी रहती थी। एक अजीब सी शांति छाई रहती थी, ऐसी खामोशी जिसका शायद परिंदे भी लिहाज करते थे। कभी कभी अमावस की रातों में ऊपर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी टिमटिमाती थी, या कम से कम गांव वाले यही कहते थे। डर से उनकी आवाजें धीमी हो जाती थी। वो कहते थे कि ये हवेली की आत्मा है, बेचैन और अकेला। विला दशकों से खाली पड़ा था, उसके ओनर्स कब के जा चुके थे। उसका इतिहास धीरे धीरे कहानियों में बदल रहा था। वो सब्र से इंतजार कर रहा था, अपनी सांसें रोके हुए। पीढ़ियां गुजर गई थी, हर पीढ़ी में विला की भूतिया रेपुटेशन में एक और परत जोड़ती थी। हर बार सुनने पर कहानियां और भी भयानक हो जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि उसकी सड़ती दीवारों के अंदर से हल्के रोने की आवाज आती है। दूसरों का दावा था कि उन्होंने मेहराबदार खिड़कियों के पास किसी को पल भर के लिए देखा। कभी खूबसूरत रहा गुलाब का बाग, अब कांटों और जंगली झाड़ियों का जंगल बन गया था। ऐसा लगता था कि कुदरत खुद उस दुख भरी जगह को वापस लेना चाहती है, उसके दर्द भरे अतीत को हरे कफन से ढकना चाहती है। विला वहीं खड़ा रहा, भूली बिसरी जिंदगियों का एक खामोश गवाह। इस डरावनी खामोशी में आया समीर नाम का एक नौजवान। वो एक राइटर था, हमेशा इंस्पिरेशन की तलाश में रहता था। वो भूली बिसरी जगहों में छिपी कहानियां ढूंढता था। गुलमोहर विला की कहानियों ने उसकी इमेजिनेशन को जकड़ लिया था। उसका मानना था कि पुराने घरों में आत्माएं होती हैं, जो गुजरे कल की आवाजों से भरी होती है। वो विला का एसेंस, उसकी अफवाहों वाली हॉन्टिंग को अपनी अगली बुक में कैप्चर करना चाहता था। वो आसानी से डरने वालों में से नहीं था, या कम से कम वो खुद से यही कहता था। उसे वीरानी में ब्यूटी और खामोशी में स्टोरीज दिखती थी। पास के गांव वालों की कई वार्निंग्स के बावजूद समीर अपनी धुन का पक्का था। केयरटेकर राम सिंह नाम का एक बूढ़ा आदमी हिचकिचाते हुए उसे चाबियां थमा दी। राम सिंह की आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक वार्निंग जिसे समीर ने इग्नोर कर दिया। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है साहिब, बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया था। लेकिन समीर अनजाने की तरफ खींचा चला जा रहा था, उस भूत की अफवाह के थ्रिल की तरफ। उसने कुछ रातें वहीं रुकने का प्लान बनाया, ताकि वो हवेली के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह डूब सके। जैसे ही समीर ने अंदर कदम रखा, एक ठंडक ने उसे घेर लिया। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे कोई नरम ग्रे रंग का कंबल हो। मकड़ी के जाले ऊंची छतों से भूतिया चैंडलियर्स की तरह लटक रहे थे। हवा भारी बांसी थी, और उसमें एक हल्की अनजानी सी महक थी, शायद पुरानी लकड़ी, सड़ते कपड़े और कुछ हल्की फूलों जैसी, लेकिन बेचैन करने वाली। एक अजीब सी खामोशी उस पर हावी हो गई, जो सिर्फ उसके पैरों के नीचे चरमराते फ्लोरबोर्ड्स की आवाज से टूट रही थी। ऐसा लगा जैसे घर उसे देख रहा हो, अपनी सांसें रोके हुए। उसने ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा चुना। उसमें एक बड़ा कैनोपीड बेड था और एक खिड़की थी, जिससे बाहर झाड़ियों से भरा गार्डन दिखता था। जैसे जैसे शाम ढली, कमरे के कोने में परछाइयां गहरी होती गई, मानो रेंग रही हो। उसने पुरानी फायरप्लेस में आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी गीली थी और जिद्दी धुआं छोड़ रही थी। घर की खामोशी अब बहुत गहरी थी, लगभग ऐसी कि उसे महसूस किया जा सके। उसे एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी त्वचा पर जैसे सुन्नत चुभ रही हो। वो सच में अकेला था या नहीं? पहली रात अजीब आवाजों से भरी थी।
उसके कमरे के बाहर कॉरिडोर में हल्के कदमों की आहट गूंजती सी लगी। एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई आह भर रहा हो, कीहोल से अंदर आती महसूस हुई। समीर ने खुद को समझाया कि यह हवा होगी या पुराना घर अपनी जगह बना रहा होगा, लेकिन हवा और ठंडी हो गई और कमरे में एक गहरी उदासी भर गई। उसने कंबल और कसकर ओरछ लिया। उसका दिल रोज से थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसे एटमॉस्फेयर चाहिए था और हवेली उसे जी भर के दे रही थी। अगले दिन उसने हवेली को खंगालना शुरू किया। एक के बाद एक कमरे में पुरानी सड़ती हुई शान दिख रही थी। एक छोटे बंद स्टडी रूम में उसे एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी मिली। उसके पन्ने नाजुक थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर पढ़ी जा सकती थी। वो अंजलि नाम की एक औरत की थी। वो लगभग 100 साल पहले इस हवेली में रहती थी। जैसे जैसे वो पराचता गया, एक दर्दनाक कहानी सामने आई। अंजलि एक नई दुल्हन थी। अपने पति हवेली के मालिक से बहुत प्यार करती थी। शुरू में उसकी राइटिंग खुशियों से भरी थी, फिर डायरी का टोन बदल गया। उसमें अकेलेपन का जिक्र था, अपने पति की लंबी गैरहाजिरियों का। उसमें एक जालिम देवर किशोर का इशारा था, जिसकी नजर हवेली पर थी। अंजलि ने अनजानी आवाजों के बारे में लिखा, ऐसा लगने के बारे में कि कोई उसे देख रहा है, एक बढ़ाते हुए खौफ के बारे में। वो किशोर से डरती थी। आखिरी एंट्रीज जल्दबाजी में लिखी गई थी, दहशत से भरी हुई। उसने लिखा कि उसे किशोर के प्लान का पता चल गया है, उसे पागल करार देकर प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान। उसके आखिरी शब्द थे, उसे पता है कि मुझे पता है, काश ये किसी को मिले, काश कोई सच जान पाए। सच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंजलि का खून हुआ था। किशोर ने कहानी फैला दी थी कि वो भाग गई है, या पागलपन के दौरे में उसने अपनी जान ले ली। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, शायद उस बड़ी सी जायदाद में कहीं छिपा दी गई थी। उसकी आत्मा, जिसके साथ अन्याय हुआ था और जो बेचैन थी, गुलमोहर विला की दीवारों में कैद थी। वही थी वो सफेद साड़ी वाली औरत, हमेशा भटकती हुई, इंसाफ ढूंढती हुई, या शायद बस अपनी छिनी हुई जिंदगी को कोई पहचाने ये चाहती थी। समीर को अंजलि के लिए बहुत दुख हुआ। समीर अब समझ गया था कि गुलमोहर विला से लिपटी ठंडक, सरसराहटें और उदासी क्या थी। वो अंजलि का दर्द था। उसे अंजलि से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, एक राइटर वाली हमदर्दी, जिसमें उसकी मौजूदगी का डरावना एहसास भी मिला हुआ था। उसने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं लिख सकता था, उसे अंजलि को शांति दिलाने में मदद करनी थी। अगर ऐसा मुमकिन हो तो उसे राम सिंह की बताई एक लोकल मान्यता याद आई कि अगर किसी आत्मा की कहानी हमदर्दी से सुनाई जाए तो उसे शांति मिलती है। अगले कुछ दिन उसने अंजलि की कहानी लिखने में बिताए। उसने अपनी सारी समझ और सिंपैथी उन पन्नों में डाल दी। वो खिड़की के पास बैठकर लिखता था। कभी कभी बाहर हवा ना होने पर भी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था। उसे अंजलि की प्रेजेंस महसूस होती थी, एक थ्रेट की तरह नहीं, बल्कि एक खामोश ऑब्जर्वर की तरह। जैसे जैसे वो उसकी कहानी के अंत के करीब पहुंचा, हवेली में एक शांति सी छाने लगी। वो बोझिल एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का होता महसूस हुआ। रातें शांत हो गईं, सरसराहटें गायब हो गईं। अपने आखिरी दिन समीर ने पूरी कहानी मेन हॉल में जोर से पढ़ी। उसने अंजलि की जिंदगी, उसके प्यार, उसके साथ हुए धोखे और उसके दर्दनाक अंत के बारे में बताया। उसे उम्मीद थी कि अंजलि की आत्मा उसे सुन सकती है। जब उसने पढ़ना खत्म किया तो धूल भरी मैंटलपीस पर एक ताजा सफेद गुलाब रखा था, जो न जाने कहां से आया था। उसने इसे एक साइन समझा। उसे लगा जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। उसने अपना सामान पैक किया। एक अकॉम्प्लिशमेंट के एहसास के साथ अंजलि के लिए एक हल्की सी उदासी भी थी। उसे अपनी स्टोरी मिल गई थी। जैसे ही समीर निकलने वाला था, उसने हॉलवे में लगे धूल भरे नक्काशीदार आईने में अपनी परछाई देखी। उसका दिल जम सा गया। उसकी परछाई के बगल में अंजलि की हल्की पारदर्शी सी शक्ल खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, एक कोमल शांत मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें समीर को देख रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि अंजलि गई नहीं। उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसे समझता था, कोई जिसके साथ वो अपनी हमेशा की तन्हाई बांट सके। कहानी सिर्फ लिखी नहीं गई, अब वो जी जा रही थी। वो अब गुलमोहर विला का सिर्फ एक विजिटर नहीं था, वो उसकी कभी ना खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा बन चुका था।